वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल मोदी टी में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर नंबर 1 संचालन और उसका महत्व उसको सीखने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो आप लोग देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आगे के प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा संचालन के कार्य अथवा कुंतज और ऑर्डोनल का वर्गीकरण। किस भी तरह से इसको पूछा जा सकता है। तो संचालन के मुख्य कार्य हैं आयोजन, प्रबंध यानी व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण। ये 5 संचालन के मुख्य कार्य हैं। पहले देखते हैं आयोजन यानी क्या। ये संचालन का प्रथम कार्य है। आयोजन अर्थात लक्ष्य सिद्धि के लिए कौन सा कार्य कौन कब और किस प्रकार से कितने प्रमाण में करेगा, इससे संबंधित पूर्व विचार आयोजन कहलाता है। अरे आप जो काम करने वाले हो, इसको कब करना है, कौन करेगा, किस तरह से करेगा, कितनी क्वांटिटी में करेगा, इसका आयोजन पहले किया जाता है। आयोजन अर्थात भविष्य का पूर्व विचार वर्तमान में करना। आयोजन आप भविष्य को लेकर के करते हैं, यानी भविष्य में आपको क्या करना है उसकी तैयारी आप कब करते हो, वर्तमान में। आयोजन के कारण सभी प्रवृत्ति व्यवस्थित होती है और लक्ष्य प्राप्ति सरलता से हो जाता है। प्रबंध यानी व्यवस्था तंत्र। प्रबंध यह संचालन का दूसरा कार्य है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच अधिकारों और दायित्वों का विभाजन करने वाला ढांचा व्यवस्था तंत्र कहलाता है। यानी कि आपके पास जो टीम है, जो मैन पावर है, उसको आपको ये बताना है कि आपके अधिकार क्या क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है। ये इसका एक सटीक विभागीकरण होना चाहिए। आयोजन में निश्चित किए कार्यक्रम को व्यवस्था तंत्र द्वारा पूरा किया कराया जाता है। तो जो व्यवस्था तंत्र है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपके जो कार्यक्रम उसको पूरा कराता है। आयोजन व्यावसायिक इकाई का मस्तिष्क है, जबकि व्यवस्था तंत्र शारीरिक ढांचा। ओके, जो आपका जो आयोजन है ये क्या है, ये ब्रेन पावर का यूज करता है, और जो व्यवस्था तंत्र है ये फिजिकल पावर का यूज करता है, इसलिए इसे शारीरिक ढांचा भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो इस विधान को आपको समझाना है कि आयोजन व्यावसायिक इकाई का मस्तिष्क, जबकि शारीरिक ढांचा। मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का कार्य का आयोजन करना है, विचार करना है, शरीर का काम है विचार किए कार्य को अमल में लाना। एज आई हैव टोल्ड यू कि हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या करता है, सोचने का काम करता है, योजनाएं बनाने का काम करता है, और उस काम को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम कौन करता है, हमारा शरीर। ठीक इसी प्रकार संचालन में भी आयोजन का कार्य कार्यों का आयोजन करने का होता है, परंतु उसको अमल में लाने का कार्य कौन करता है, व्यवस्था तंत्र। आपका जो आयोजन तंत्र है ये प्लानिंग बनाएगा, योजनाएं बनेगा, और व्यवस्था तंत्र उसको अमल में लाएगा। इस प्रकार ये व्यवधान सत्य है। कर्मचारी की व्यवस्था समझाइए। कर्मचारी की व्यवस्था संचालन का तीसरा कार्य है। योग्य स्थान पर योग्य समय में योग्य संख्या में योग्यता वाले कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति करना, निकालना, कर्मचारियों के कल्याणकारी प्रवृत्ति संबंधी कार्य कर्मचारी व्यवस्था कहलाता है। कर्मचारी व्यवस्था में सबसे पहले आप क्या करते हो, योग्य मात्रा में कर्मचारी रखते हो, और वो भी कैसे कर्मचारी होते हैं, जिनमें योग्यता हो। उनकी आप भर्ती करते हो, चुनाव करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो। ट्रांसफर होता है आपकी यूनिट के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर। किसी का प्रमोशन होता है और कोई ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको कंपनी से निकाला भी जाता है, और इसके साथ साथ कर्मचारी को मोटिवेशन दिया जाता है, उनके लिए कल्याणकारी प्रवृत्तियां की जाती है। ये सब मिलकर के हो जाता है कर्मचारी व्यवस्था। कर्मचारी के बिना इकाई आत्मा बिना अस्थि कंकाल के समान है। ये विधान को समझाना है हमको। यानी कर्मचारी के बिना आत्मा अस्थि कंकाल के समान होती है, समझाइए इसको। जिस प्रकार शरीर में आत्मा होने से सारी प्रवृत्ति सारे कार्य व्यवस्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार इकाई में कर्मचारी होने से सारी प्रवृत्ति सही समय पर सारे कार्य सरल बन जाते हैं। तो हमारा क्या होता है, जैसे आत्मा सारी कार्य करती है, इसी तरह कर्मचारी है हमारे जो शरीर के सारे कार्य को करते हैं। परंतु यदि शरीर में आत्मा ही ना हो तो शरीर अस्थि कंकाल हो जाता है। अब शरीर में से आत्मा निकल आए तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, वो कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार इकाई में कर्मचारी ना हो तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, अर्थात इकाई आत्मा बिना अस्थि कंकाल के समान बन जाती है। अगला है मार्गदर्शन। यह संचालन का चौथा कार्य है।
संचालन के कार्यों में हम देख रहे हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देश देना और उनकी देखरेख के कार्य को हम मार्गदर्शन कहते हैं। बराबर। इसका मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा दोस्तों, आपको सुविधा हो जाएगी, उसके आधार पे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। जिस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करके उसका आयोजन करना होता है, व्यवस्था तंत्र की रचना करते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, परंतु यदि कर्मचारियों को मार्गदर्शन ना दे तो वह सभी कार्य निष्फल हो जाएगा। जैसे आपने भर्ती तो कर दी कर्मचारियों की आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन अगर आप उनको मार्गदर्शन नहीं दोगे तो किसी दिशा में नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो उनको जो मार्गदर्शन देना, ये सही राह दिखाना, ये बहुत ही जरूरी होता है। ये संचालन के प्रत्येक स्तर पर जरूरी होता है, बार बार ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। नियंत्रण, यह संचालन का अंतिम कार्य, प्रयत्न और परिणाम तथा साधनों और उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य अर्थात नियंत्रण। बराबर। प्रयत्न, परिणाम, साधनों और उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का जो काम है उसे कहते हैं नियंत्रण, यानी कंट्रोल। नियंत्रण या सुधार लक्ष्य प्रवृत्ति है, यानी कंट्रोल किया जाता है हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और कार्य को एक नियंत्रण दिया जाता है। नियंत्रण का कार्य किसी को सजा या दंड देना, स्थानांतर करना, निकालना, पदोन्नति रोकना, यह सब नहीं है, बल्कि नियंत्रण का कार्य कार्यों को सुधारना और उनको अंकुश में करने का है। तो देखिए यहाँ पे नियंत्रण यानी कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को दंड दें, बल्कि जो व्यक्ति में जो कमी है उसको सुधारना, उसमें कोई कमियां उसको अंकुश में लाना, ये इस प्रक्रिया को हम नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने उसकी पदोन्नति रोक दी, डिमोशन कर दिया, उसको जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, सजा दे दी, ये नियंत्रण में नहीं आता है। संकलन अर्थात क्या? कर्मचारियों के बीच में सूत्रता या सुमेल स्थापित करने के कार्य को संकलन कहते हैं। यानी जो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे 3 स्तर देखे हमने, इन सभी के बीच में सुमेल स्थापित रहे, सभी का कार्य संकलित होकर एक दूसरे के साथ चले, इसे हम कहते हैं संकलन। इसका लक्षण क्या है? संचालन प्रक्रिया संकलन के बिना संभव नहीं है। पहला तो ये संकलन संचालन के प्रत्येक स्तर पर होने वाला कार्य है। 3 स्तर देखिए, तीनों स्तर पर संकलन देखने को मिलता है। संकलन में सशक्त सूचना संचार बनता है। संकलन होने से क्या होता है कि जो सूचना है सभी स्तरों में समान रूप से जाती है। यदि संकलन का अभाव होगा तो सही सूचना सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगी। संकलन से लक्ष्य सिद्धि प्राप्त होती है। आपको उद्देश्य प्राप्त करना है तो संकलन होना जरूरी है। संकलन से कार्य सरल होते हैं। संकलन को संचालन की आत्मा कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसका महत्व क्या है संकलन का? तो संकलन से सभी कार्य सरलता से होते हैं। संकलन से कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहता। संकलन मैंने बताया, देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। तो पहला स्टेज वाला दूसरे को कांटेक्ट करेगा और ये तीसरे को। और अगर मान लो कि बीच में वो एक गैप हो गया कि इन दोनों के बीच में नहीं बनती, तो सही मैसेज तीसरे तक नहीं आ पाएगा, तीसरे स्तर तक नहीं आ पाएगा, यानी संकलन का अभाव हो जाएगा। संकलन का अभाव होगा तो जो हमारा लक्ष्य है उसकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। इसे तीनों के बीच में सुमेल होना जरूरी है, जिससे सही सूचना सही समय पे पहुंच जाए। संकलन से आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण प्रभावशाली हो जाता है। संकलन से हमारे जो आयोजन जो हमारा है सही ढंग से होता है, सही समय पे होता है। व्यवस्था तंत्र हमारा सही ढंग से काम करता है। मार्गदर्शन और जो नियंत्रण है ये सब प्रभावशाली ढंग से होता है। संकलन सभी का संतुलन बनाए रखने में काम मदद करता है। इकाई के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर किया जा सकता है संकलन से। जैसा मैंने आपको बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकलन होना जरूरी है। इकाई के अलग अलग विभागों में संवादिता बनी रहती है, यानी सुमेल बना रहता है, सभी एक दूसरे को समझते हैं, समस्याओं का निवारण भी एक दूसरे के साथ करते हैं। संकलन के कार्य विस्तार, तो संकलन के कार्य विस्तार में आएगा मार्केटिंग का संकलन, मानव संसाधन संचालन, वित्तीय संचालन, उत्पादन संचालन। देखते हैं एक एक करके। हम पहले देखते हैं मार्केटिंग यानी बाजार का संकलन। तो माल या सेवा को उत्पादक से ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को मार्केटिंग संकलन कहते हैं। मैंने आपने कोई भी चीज बनाई, फिर उसका हमारा उद्देश्य क्या होता है, वो ग्राहक तक पहुंचनी चाहिए, वो भी सरल तरीके से सही समय पे। तो ये सारी प्रक्रिया को हम कहते हैं संचालन। उसके कार्य को समझाइए, 4 मार्क्स में पूछते हैं। देखिए जो मैं बता रहा हूं आपको, बीच बीच में जो भी प्रश्न बनते जा रहे हैं मैं सभी समझाते जा रहा हूं।
दूसरा कार्य है उत्पाद अथवा उत्पाद मिश्र प्रोडक्शन। उत्पाद का रूप, रंग, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग, विक्रय पश्चात की सेवाएं का उत्पाद मिश्र में समावेश होता है। उत्पाद मिश्र है, या देखिए आपने क्या बनाना है, किस ढंग का बनाना है, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, वजन क्या होना चाहिए, पैकिंग कैसा होना चाहिए, लेबल कैसा होना चाहिए। फिर आफ्टर आफ्टर मेंटेनेंस जो सर्विस होती है, आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है, जब से आपने कोई चीज खरीद ली तो उसके बाद आपको कोई समस्या है तो उसका निवारण कौन करेगा, कंपनी, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। कीमत निर्धारण करना, कीमत वस्तु की योग्य गुणवत्ता बताता है। कीमत के लिए विक्रय नीति, बट्टा नीति, थोक बंद या फुटकर विक्रय आदि बातों को ध्यान में रखा जाता है। यानी किस तरह से आपको बेचना है, बट्टा नीति यानी डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितना देना है वो निश्चित किया जाता है। और होलसेल का प्राइस क्या रहेगा, रिटेल का प्राइस क्या रहेगा, ये चीजों को ध्यान में रखा जाता है। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के लिए दुकान, थोकबंद व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट, वाहन व्यवहार के प्रश्न, इनको ध्यान में रखा जाता है कि भाई आपको वितरण करना है तो आपकी कहां तक आपको पहुंचाना है, किन किन एजेंट को कांटेक्ट करना है, किस वाहन का उपयोग करना है, ये चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे आपको आइसक्रीम अहमदाबाद में से बनाकर कहीं और भेजनी हो तो उसके लिए आपको एक अलग ही प्रकार की जो कोल्ड कोल्ड गाड़ी होती है उसका उपयोग करना पड़ेगा आपको, रेफ्रिजरेटर वाहन का। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अभिवृद्धि यानी प्रमोशन, अभिवृद्धि अर्थात विक्रय से उल्लेखनीय वृद्धि करने के प्रयास, यानी कि जो भी सेल है उसको अब आगे बढ़ाना। इसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जैसे विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन द्वारा विक्रय, ग्राहकों और व्यापारियों को आकर्षित करना आदि बातों का समावेश होता है। बड़ी बड़ी स्कीमें लाई जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है जिससे ज्यादा ज्यादा सेल हो। अब हमारा दूसरा पॉइंट था मानव संचालन, संचालन के अंतर्गत तो कर्मचारियों की कुशलता, ज्ञान, बुद्धि, रुचि अरुचि को ध्यान में लेकर कंपनी के उद्देश्यों से जोड़कर व्यवसाय की सफलता की तरफ चले उसे मानव संसाधन संचालन कहते हैं। देखिए संचालन में आपको जिंदा मनुष्यों के साथ काम करना पड़ता है, जिंदा मनुष्य के साथ काम करना बड़ा उसके लिए बहुत स्किल चाहिए। तो उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि किस व्यक्ति की क्या एबिलिटी, उसमें क्या स्किल्स है, उसे क्या कितना ज्ञान है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी रुचि अरुचि क्या है, इसको ध्यान में रख करके हम कंपनी उसको काम सौंपती है। सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। इस पूरे सब को हम मानव संसाधन संचालन कहते हैं। इसके लक्षण है कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मार्गदर्शन, ये चीजें भर्ती करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका प्रमोशन होता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। कर्मचारियों के लक्ष्य को जोड़कर कंपनी के लक्ष्य सिद्ध किए जाते हैं। तो देखिए कंपनी का एक लक्ष्य प्राप्त करना है कंपनी को, उसके लिए साथ साथ वो कर्मचारियों के जो लक्ष्य उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। जैसे मान लो कंपनी को कोई चीज, सपोज कि दिवाली का सीजन आने वाला है, उससे पहले कंपनी को अपने प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कंपनी को उस समय कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए उनको बोनस देना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी का लक्ष्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसे प्राप्त करना। तो यानी कंपनी को अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसको कर्मचारियों के लक्ष्य को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। कर्मचारियों के अमूल्य संपत्ति समझकर संचालन किया जाता है। तो ये कर्मचारी होते हैं, ये अनमोल संपत्ति है, यही सारा संचालन करते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना चाहिए। कर्मचारियों को योग्य प्रशिक्षण दिया जाता है। जब भी नई नई टेक्निक आती है अथवा उनको मोटिवेट करना है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों का योग्य स्थान निश्चित किया जाता है, यानी कर्मचारी की क्या उसकी एबिलिटी है, क्या कुशलताएं हैं, उसका रुचि अरुचि क्या है, इसको ध्यान में रखकर उसका स्थान निश्चित किया जाता है कि उसको किस डिपार्टमेंट में रखना है, क्या जिम्मेदारियां देनी है। और कर्मचारियों के स्थानांतरण दर कमी की जाती है, यानी उनको ज्यादा स्थानांतरण कम हो ऐसी व्यवस्था की जाती है। इसका महत्व क्या है, तो पहला महत्व कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जो यूनिट है उसकी भी लाभ में, देखिए मैंने आपको बताया कि आप कर्मचारी प्रसन्न होगा तो आपको बोनस, आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। का आपको उदाहरण बताना, बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है। फोर्ड कंपनी, ये जो पहली कंपनी थी फोर्ड, ये कार बनाने वाली कंपनी है, इसने पहले क्या होता था कि 6 दिन वर्किंग डे होते थे, 6 वर्किंग डे, सोम से लेके
शनिवार तक काम करने का दिन होता है, लेकिन इसने ये कंपनी ने 5 वर्किंग डेज दिए। अब वो सामान्य भाषा में तो हम समझेंगे तो इस हिसाब से तो भाई प्रोडक्शन डाउन होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये जो फोर्ड कंपनी का जो प्रोडक्शन था बढ़ गया एक दिन कम करने के बावजूद। उसका कारण क्या था कि अब जो कर्मचारी था वो कम थकता था, 2 दिन वो ज्यादा फ्रेश होके काम करने आता था। ओके, और उनके सामने लक्ष्य भी रख दिया गया, भाई आपको ये एक दिन की जो एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रही है सैटरडे, उसके बदले आपको 1 आवर इंक्रीज कर दिया। तो कंपनी ने कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कंपनी को हमारे हमारे दृष्टि से देखा जाए तो समय का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ कि एक एक घंटा आप बढ़ाओगे तो 5 5 आवर्स तो बढ़ गए, कंपनी को तो ज्यादा होना नहीं है, और कर्मचारी खुश हो रहा है वो अलग से हो रहा है। ओके, तो इस तरह से इकाई के कर्मचारी उसको भी लाभ हुआ, उसको एक दिन की छुट्टी मिल गई और कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। ये बहुत ही एक केस स्टडी वाला उदाहरण माना जाता है। इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि फोर्ड कंपनी का उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा काम किया, ये तो ये कंपनी की जो गुडविल थी वो बढ़ गई। ओके, जैसे टाटा कंपनी है, तो जब 26/11 का हमला हुआ था, तो टाटा कंपनी का कोई भी कर्मचारी जो ताज होटल पे जो हमला हुआ था उसको छोड़ के भागा नहीं था, जान बचा के कोई भी कर्मचारी भागा नहीं था। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। उसका कारण क्या है कि टाटा कंपनी में जो भी कर्मचारी है उसका पूरा ध्यान टाटा ग्रुप रखता है। ये सरकारी नौकरी जैसा होता है, सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है, यानी आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, और कंपनी अपने कर्मचारी के प्रति वफादार होती है, कर्मचारी अपनी कंपनी के प्रति वफादार। ये सबसे बड़ी विशेषता है। यानी इस तरह से कंपनी की गुडविल भी बढ़ती है, कर्मचारियों के संतोष में वृद्धि होती है। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया ताजमहल, ताज होटल वाला, टाटा ग्रुप वाला, अब कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, किसके लिए, कंपनी के लिए। या कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने काम से, अपने मालिक से संतुष्ट है, इसलिए कर्मचारियों का जो स्थानांतरण दर में यानी ट्रांसफर में कमी की जाती है, वस्तु की गुणवत्ता में, और इससे क्या होता है, गुणवत्ता इसकी जो होती है, काम प्रोडक्शन होता है, बढ़ता है। एक प्रसन्न कर्मचारी होगा वो सही ढंग से काम करेगा, वो अच्छा प्रोडक्शन देगा। वित्तीय संचालन, वित्त का मतलब होता है धन, ये हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत में भी इसे वित्त कहते हैं। वित्त यानी धन, द्रव्य प्राप्त करके, द्रव्य का उपयोग करके आय का विभाजन करे, उसे वित्तीय संचालन कहते हैं। यानी हमको द्रव्य यानी पहले इन्वेस्ट किया पैसा, उसका उपयोग किया, और जो भी हमको प्रॉफिट हुआ उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसे कहते हैं वित्तीय संचालन। तो उसका काम है वित्त का अंदाज लगाना, कि बजट तैयार करते कितना हमारे पास फाइनेंस है, उसके आधार पे किस चीज का कितना प्रोडक्शन करना है, उसका आयोजन किया जाता है, बजट बनाया जाता है यानी अंदाज पत्र, फिर आय का विभाजन किया जाता है, कर का आयोजन, कंपनी को अलग अलग टैक्सेस दिए जाते हैं वो भी पे करने होते हैं, और संपत्तियों की व्यवस्था करनी होती है। आपने जो कंपनी यूनिट बनाई है, इसमें जो आपकी मशीन है, जो आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी संपत्ति है, इसको मैनेज करना पड़ता है, इसको मेंटेन करना पड़ता है, ये भी वित्त विभाग के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक इकाई में द्रव्य जीवनदायी रक्त के समान है, इसको ये प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा जाता है कि द्रव्य जो है, द्रव्य यानी पैसा, ये ब्लड के समान है, यानी आपके शरीर में ब्लड नहीं होगा तो आप किसी काम के नहीं, उसी प्रकार आपकी इकाई है, उसमें पैसा नहीं होगा तो कंपनी चलेगी कैसे। जिस प्रकार से शरीर में रक्त ना हो तो शरीर कोई काम नहीं कर सकेगा, शरीर सारी प्रवृत्ति करना बंद कर देगा। ठीक इसी प्रकार व्यवसायिक इकाई के द्रव्य ना हो तो कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं है, यानी कि पैसा नहीं होगा तो कोई भी एक्टिविटी हो नहीं सकती, स्वाभाविक है कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको डिफरेंट टैक्स भरने हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, फलाने सभी फ्यूल चार्ज सब देने हैं, से एम्प्लॉयज की वेतन करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, धन। तो व्यवसाय की स्थापना, विकास, विस्तार तथा नवीनीकरण के लिए द्रव्य जरूरी है। तो कंपनी आपने स्थापित की, उसका विस्तार करना है, उसके लिए आपको धन चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक इकाई में द्रव्य जीवनदायी रक्त के समान है, यानी जो पैसा है ये ब्लड के समान है। पांचवा है हमारा उत्पादन संचालन, उत्पादन का आयोजन करने, कार्यक्रम निश्चित करने, संकलन सिद्ध करने, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण करने की प्रक्रिया को उत्पादन का संचालन कहते हैं। इसमें कार्य है उत्पादन का आयोजन करना, उत्पादन का संशोधन करना, उत्पादन नियंत्रण करना, गुणवत्ता नियंत्रण करना, उत्पादन
मिश्र का चुनाव करना और यंत्रों का चुनाव करना। यानी आयोजन ये करना होता है कि हमको कितना उत्पादन करना है, कब करना है, उसका संशोधन करना है, नवीनीकरण लाना। जैसे आप देखते होंगे कि जो कार है उसके हर बार मॉडल बदल जाते हैं। एक मॉडल बहुत बढ़िया चल रहा होता है, फिर भी उसके मॉडल को चेंज कर दिया जाता है, उसमें नवीनीकरण लाया जाता है। क्योंकि यदि आप नवीनीकरण नहीं लाओगे तो आप मार्केट में से गायब हो जाओगे। एक उदाहरण बताऊं, नोकिया। नोकिया क्या किया, इसने नवीनीकरण नहीं किया, कोई इनोवेशन नहीं लाया, आज क्या हो गया, मार्केट में से गायब। एक समय मोबाइल में इसका एक मोनोपोली थी और सबसे बेस्ट मोबाइल माना जाता था नोकिया, परंतु आज वो गायब हो गया। फिर उत्पादन पर नियंत्रण करना होता है, यानी जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जैसे अभी BS6 इंजन चल रहा है हमारे व्हीकल्स में, अब थोड़े समय में आएगा BS7। तो ये इंजन आने से पहले कंपनी ऐसी व्यवस्था करेगी कि उसके BS6 का जो भी प्रोडक्शन है पूरी तरह से बिच जाए, वरना कंपनी बेच नहीं पाएगी। तो कंपनी ऐसी व्यवस्था करेगी, सपोज मान लीजिए कि अगले दिसंबर में आ रहा है BS7 इंजन, तो उससे पहले ये दिसंबर में आ रहा है तो अक्टूबर तक उनकी सारी गाड़ियां BS6 वाली बिक जाए, ऐसी व्यवस्था कंपनी करती है। जो प्रोडक्शन है उसको नियंत्रण करती है गुणवत्ता का, क्योंकि उनको मार्केट में टिके रहना है। उत्पादन मिश्र का चुनाव करना, इसमें यानी मेंटेनेंस वगैरह सब चीजें आ जाती हैं। यंत्रों का चुनाव करना, यानी कौन सी मशीनें लाना है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। दोस्तों ये यूनिट हमारा यहाँ पूरा हुआ। मैंने आपको सभी चीजें काफी डिटेल में समझाई है। आई एम श्योर इसको देखने के बाद आपको हर चीज पूरी तरह से याद हो जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।